जी, अख्तर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। ठीक-ठाक हैं। जी, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, आपके क्या आने है? से 1-2 चीज़ें हमने डिस्कस की थी। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स को भी मुझे भी इश्यू आता है इंटरनेट का ना, तो आपकी वो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं होती। तो इसमें हमने ये डिसाइड किया है कि मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजा करूँगा। वो पावर पॉइंट में होंगे तो क्वालिटी वाइज़ उसकी वॉइस और बाकी चीज़ें ठीक होंगी। और उसके बाद जो है ना उसको एक सेशन रखा करेंगे, उसमें हम वो जो लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसका क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे। आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम फिर लाइव सेशन में डिस्कस कर लिया करेंगे। ये ज़्यादा मुनासिब है, ये मुनासिब है आई थिंक। उसमें क्योंकि ज़्यादा बेहतर है। इंटरनेट की वजह से जो है ना वो जी, क्वालिटी जी, मैंने जी, चेक की है वीडियोज़ की अपनी, तो वो क्वालिटी वो नहीं आती। तो वो जी, पावर पॉइंट में जब वो रिकॉर्ड होंगी वो मैंने चेक किया, वो दैट इज़ मच बेटर। लेकिन ये लाइव सेशन हम रखा करेंगे, उसी में हम वही जो लेक्चर है वो फिर हम डिस्कस कर लिया करेंगे। ये लेक्चर हम रिव्यू करके ना फिर एक 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 ऐसा पीरियड रखेंगे जिसमें हम ये ना उसमें उसको डिस्कस कर लिए, कोई क्वेरीज़ हुई वो मालूम कर ली। बिल्कुल, बिल्कुल इस इसी तरह तरीके से करके इंशाल्लाह बेहतर हो करेंगे। जाएगा। इसी तरीके से इंशाल्लाह जी, करेंगे और नेक्स्ट क्लास जी, इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। बाकी क्लासेस इंशाअल्लाह। आ रही हैं। ये इसके अलावा 2 मेरे ख्याल में अभी जॉइन कर लेंगे। जी। 2 और हैं। अच्छा आपकी 2 वो एक सब्जेक्ट्स हैं ना इस अ, सेमेस्टर में? इसमें 3 स्टूडेंट है ना सर इस वक़्त जो आए हुए? हाँ, 3 स्टूडेंट्स आए हैं। मैं सब्जेक्ट्स का पूछ रहा था आपके इस सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट्स और हैं। नहीं, एक और है, अच्छा सप्लाई आपने 2 चेन। 2 एक सब्जेक्ट और है इसके अलावा सप्लाई चेन का है। जी, जी। वो वो इस कौन सी? तरह ना कि मेरा मेरा ख़्याल है कुछ स्प्रिंग में रख के फिर समर सेशन साथ लगाऊँगा। अच्छा सही। तो जॉब ज़रा मेरी टफ़ है। सही है। मैं डॉक्टर फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी में होता हूँ प्रोजेक्ट इंजीनियर। आई सी आप फास्ट में हैं। जी, जी। अच्छा यू आर प्रोजेक्ट इंजीनियर देयर। जी, चलिए जी, ये वो सारे आपकी आपकी मौजूदगी में आप लोगों का जो प्रैक्टिकल आप लोगों का एक्सपीरियंस है वो भी हम शेयर शेयर किया करें हमारे साथ भी, बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी। जी, बेहतर है जी, ठीक है, बहुत इससे सबका भी फ़ायदा होता है, वो हम साथ-साथ भी वो शेयर किया करेंगे, डिस्कस भी किया करेंगे। एक्चुअली डॉक्टर साहब ये जो आप पढ़ा रहे हैं ना, ये बड़ी ब्रॉड रेंज में जो एचआर आ जाते हैं ना, जी, एचआर जी। मैनेजमेंट, हमारा चूँकि फ़ोकस होता है प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ज़्यादा से जी, ज़्यादा 700-800 बंदा काम कर रहा होता है, तो सही। हम उस हिसाब से मैनेज करते हैं। और जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए हम 1 महीना पहले ही प्लानिंग करना शुरू करते हैं, बंदे सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ताकि टाइम के साथ हमें प्रॉब्लम ना हो। जिस उस बंदों को ज़रूरत पड़े ना तो हम उनसे ऑलरेडी उनको बता देते हैं, हाँ जी, बिल्कुल कि ये सही टाइम है। फलाना टाइम शुरू होगा काम तो होगा। तो यही दूसरा एक और हमें प्रॉब्लम होती है, जी, ये जब व्हीट का सीज़न आता है ना, जी, गंदम की कटाई का, जी, जी, उसके लिए फिर हम स्पेशली ये करते हैं या तो मैक्सिमम ज़्यादा काम हो उससे पहले करा लें सख्त वाला काम, ताकि उसमें लाइट वर्क आ जाए, ताकि वो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा ना पड़े प्रोजेक्ट पे, सही। कटाई के। उसमें लेबर बहुत महँगी होती है, ऑलमोस्ट डबल रेट हो जाता है लेबर मज़दूरों का, तो उसको फिर मैनेज करना पड़ता यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे है। इस ना, तरह के हैं पहले से हमारा। प्लान कर लें चीज़ों को, तो ठीक तरीके से आपके प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। अगर हम पहले से प्लान नहीं करेंगे इन चीज़ों को, स्पेशली वो चीज़ें जो आपको पता है कि दैट कैन हैपन इन द फ्यूचर, तो उसको प्लान नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जी, जी। प्रोजेक्ट सफर होता है। बहुत ज़्यादा, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है और फुल टाइम जो है ना ये फ़ोकस करना पड़ता है। बिल्कुल। हर एंगल से प्रोजेक्ट को देखना पड़ता है जी। ओके बिफोर और ब्रेक हम डिस्कस कर रहे इसके थे बगैर ना एनालिसिस।
जॉब एनालिसिस में मैंने आपको जी, बताया जी, पार्ट्स होते बिल्कुल। हैं, एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब का स्पेसिफिकेशन, और दोनों को मिलाकर देखें तो दैट कैन बी डिस्कस्ड जी, जी, जॉब एनालिसिस। जॉब डिस्क्रिप्शन में वी डिस्कस अबाउट द जॉब एनालिसिस, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब, और जॉब स्पेसिफिकेशन ड्यूटीज़, जी जी, इसमें डिस्कस करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, जी, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, वो हम जॉब जी, जी, स्पेसिफिकेशन में डिस्कस करते हैं। आपकी जब कोई प्रोजेक्ट की आती हैं एडवर्टीजमेंट वगैरह आती है, उसमें आप अलग से डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, स्पेसिफिकेशन आप रिक्वायरमेंट लिखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। और ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में सेपरेटली भी जी, जी, जॉब्स होती हैं ऑफ द प्रोजेक्ट, उनको उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन साथ साथ हम लिखते हैं, मेंटेन करता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है। तो सही बात नेक्स्ट इसमें जो है, बिल्कुल स्टेप है दैट इज सही। फोरकास्टिंग द, जी बताएं। दैट्स ऑल। जी जी। एक चीज़ जो है ना मुझे समझ में आई कि सबसे ज़्यादा जो मल्टीनेशनल में ज़ालिम लोग होते हैं ना, वो एचआर वाले होते जालिम लोग होते हैं। हैं। जी, सबसे ज़्यादा, जी, जी। जालिम किस पता पॉइंट क्या ऑफ है? व्यू से होते हैं? जी जी। यार उनकी ड्यूटी होती है ना, जी मतलब इस वक़्त जब ये बैंक्स में थोड़ा-सा काम काफ़ी फ़र्क पड़ा है, कोविड की वज़ह से ना, बिज़नेस में फ़र्क पड़ा तो बैंक्स में फ़र्क पड़ा। सही। बेशुमार सीनियर पोज़ीशन के लो वीपी लेवल के लोगों को ना विदिन 24 आवर्स के नोटिस पे ना उन्होंने निकाल दिया। 24 आवर्स पे, या बिल्कुल या ऐसे। इस्तीफ़ा दें, अदरवाइज़ वी विल टर्मिनेट। तो टर्मिनेशन बैंक्स में बहुत बुरा समझा जाता है, क्योंकि कोई और बैंक लेता नहीं, किसी की सर्विस टर्मिनेट हो जाए ना, तो बेचारों को छोड़ना पड़ रहा है। तो मतलब ये कि ये अब पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे हालात हुए हैं कोविड की वज़ह से, बहुत फ़र्क पड़ा है। जी, कोविड की वजह से तो पूरा सिनेरियो तो चेंज हो गया, हर चीज़ का सिनेरियो चेंज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सुनते होंगे आप। हुँ, तो टर्मिनेशन जो होती है जॉब, इसको हम समटाइम ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं इन रिलेशन टू द प्रोजेक्ट। जितना इंपॉर्टेंट आपकी रिक्रूटमेंट होती है ना, जी, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी टर्मिनेशन भी होती है कि हाउ टू टर्मिनेट हुँ, एम्प्लॉइज। ठीक है, उसके लिए अलग टर्मिनेट, से रूल्स बने होते हैं, पॉलिसीज बनी होती सही हैं, बात। डिफरेंट उसकी कैटेगरीज होती हैं कि हाउ टू टर्मिनेट द एम्प्लॉइज। ठीक है। तो और समटाइम हम प्रोजेक्ट के बारे में भी ये कहते हैं कि जैसा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको वाइंड अप करना होता है। एंड द सेम इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट एज वेल। तो ये all the terminations or recruitment, all these are the important function of project human resource managers। तो हम डिस्कस कर रहे थे इसके डिफरेंट स्टेप्स में, फोरकास्टिंग ऑफ द ह्यूमन मेन पावर नीड्स हैं, इसमें हम फोरकास्ट करेंगे, डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे इसके लिए। इन्वेंट्री ऑफ मेन पावर, इन्वेंट्री ऑफ मेन पावर का मतलब ये है कि आपके जो टोटल मेन पावर ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग एट द डिफरेंट पोजीशंस, दैट शुड आल्सो बी मेंटेन्ड बाय द ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ये अब सब काम एक्चुअली हम मैनुअल नहीं कर रहे होते, अब आजकल तो बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्स सॉफ्टवेयर यस अवेलेबल सर, होते हैं। यस सर, अ लॉट तो ऑफ सॉफ्टवेयर, उसमें यस, सॉफ्टवेयर, तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारे फंक्शंस हम कर रहे होते हैं, इवन के रिक्रूटमेंट और आपकी ये जो इन्वेंट्री सब कुछ। कंट्रोल, ट्रांसफर्स, प्लेसमेंट, ये आपको सॉफ्टवेयर गाइड कर रहे होते हैं कि किसी कैसे पर करेंगे, और इसकी बेस पे फिर हम आगे इम्प्रूवमेंट प्लान बनाते हैं फॉर द फ्यूचर। सही बात है। डॉक्टर साहब एक और चीज़ और है, जी जी। तकरीबन हर हर फ़ील्ड जो है ना वो साइंस बन चुका हुआ है। हर फ़ील्ड साइंस बन चुका हुआ है। इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। रिसर्च हर फ़ील्ड में डेवलपमेंट, रिसर्च, तो हर फ़ील्ड जो है ना, एचआर भी इज़ आल्सो साइंस। तो पहले के ज़माने में होता था ना, फिज़िक्स, केमिस्ट्री रख लेनी साइंस होगी। अब हर सब्जेक्ट ही साइंस है। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, साइंस का मतलब ये है कि आपकी जो साइंटिफिक जो डिसीजन मेकिंग है ना, दैट हैपेंस एवरीवेयर। साइंटिफिक साइंटिफिक डिसीजन वे मेकिंग। में अब हम लेमैन, अब उसका जिस हम शुरू में मैनेजमेंट जब स्टार्ट हुई तो पर्सनल मैनेजमेंट होता था, उनका काम सिर्फ यही होता कि हायरिंग कर ली, उनको प्लेस कर दिया, जी, प्रमोशन। नाउ इफ यू सी द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस, तो वो आपका बहुत ब्रॉडन्ड हो गया, बहुत ही ब्रॉडन हो गया होगा। उसमें आपकी बहुत मोटिवेट ब्रॉड। होती है, किसी के से आपने मोटिवेट करना है लोगों को, दैट इज अगेन द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एज वेल एज द प्रोजेक्ट मैनेजर, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये कि आपने लोगों को मोटिवेट किस तरीके से करना है, आप लोगों को प्रमोट किस तरीके से करेंगे,
उनकी डेवलपमेंट की ख्याल रखना है, करियर प्लानिंग, उनकी लाइफ। अब तो ये एक जो इम्पोर्टेंट इशू ये आ गया हुआ है वर्क लाइफ बैलेंस का, कि अब वो ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि दे आर आल्सो रिस्पांसिबल टू हैव अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन द वर्किंग एनवायरनमेंट एज वेल एज द पर्सनल एनवायरनमेंट, जो आपकी पर्सनल होम एनवायरनमेंट है। वर्क लाइफ बैलेंस के अंडर इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये भी ह्यूमन रिसोर्स जो है आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज स्पेशली डिस्कस कर रही होती हैं। स्पेशली आपने देखा जी, जी। फीमेल एम्प्लॉइज हैं, अगर वो काम कर रही हैं उनके बच्चों के लिए अलहदा से वो नर्सरी बना देते हैं, उसमें जी, जी, यस, बना देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ये उसी वजह सही से बात। दे वांट टू हैव अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन देयर वर्क लाइफ हो, ताकि उनकी वो वर्क लाइफ जो है डिस्टर्ब ना हो। तो यू आर राइट कि ये साइंस जो है ये एवरीवेयर दैट होल्ड्स, और साइंटिफिक डिसीजंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ मैनेजमेंट। यस। डॉक्टर साहब आपने शुरू में क्रिकेट की मिसाल दी थी ना, जी, जी। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन टीम ने साइंटिफिक वेज़ में कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम के तहत डेटाबेस पे ओ ओ खिलाड़ियों की सिलेक्शन करना शुरू की और जी, फिर उनकी ट्रेनिंग वीडियोज़ दिखा के पूरा सिलसिला। तो मतलब ये है कि अब हर चीज़ में साइंस और ये एनालिसिस और ये हर चीज़ डेटाबेस ये इन्वॉल्व हो चुका है। उसके बगैर जो है ना तरक्की मुमकिन नहीं है। जी, एग्ज़ैक्टली। और एडवांसमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नो जो है उसका क्वेश्चन ऑफ रोल बहुत अबाउट ज़्यादा हो गया हुआ है। द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एवरी फील्ड बहुत रोल हो गया। काफ़ी इंक्रीज़ हो गया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। यस सर। जी, जी, फोर बेसिक टर्म्स ऑफ द मेन पावर जी। इसमें हम जो डिस्कस करते हैं, एक आपकी होती है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ये उसमें स्टैटिस्टिक्स में बात हम डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज यूजुअली डन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और मोर डिपेंडिंग ऑन द कंपनी ऑपरेशंस एंड कस्टमर डिमांड्स। यानी जब हम प्लान करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म प्लान, जैसा प्लानिंग के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, शॉर्ट टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान। तो इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या होगा आफ्टर 5 years, or so what will be the or that is again should be matched with the company operations और कस्टमर की नीड्स क्या होंगी, फ्यूचर की नीड्स क्या होंगी। तो इसमें हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं और लॉन्ग टर्म एनालिसिस करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिमांड का भी और ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई का भी। द सेकंड वन इज द साइक्लिक वेरिएशंस। नाउ साइक्लिकल वेरिएशंस जो होती हैं दैट रेफर्स टू द रीजनेबल एंड प्रिडिक्टेबल मूवमेंट्स दैट अकर ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर। ठीक है, एक साइकिल के बाद जो है पर्टिकुलर चेंज आती है इन द ह्यूमन रिसोर्स डिमांड एंड सप्लाई। उसको हम देखते हैं, उसके लिए प्रिडिक्शन करते हैं बोथ फॉर द डिमांड एंड सप्लाई। द अदर वन इज द सीजनल वेरिएशंस। दिस इज अ रीजनेबल प्रिडिक्शन चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year। ठीक है, ये जो साइक्लिकल वेरिएशन है और जो सीजनल वेरिएशन है इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग। नाउ सीजनल वेरिएशन फॉर एग्जांपल अगर कोई जिस आप बता रहे हैं कि वीट कटिंग का सीजन आता है तो उनकी वो डिफरेंट डिमांड हो जाती है या आपको लेबर नहीं मिलती। तो दैट इज अगेन द सीजनल सॉर्ट ऑफ वेरिएशन। अगर आपकी सर्दियों का मौसम आता है तो उसमें आपकी कुछ चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, कुछ चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है। इसी तरह गर्मी के मौसम में कुछ जाती है। एसी का जिस तरह काम है, एसी रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, अब गर्मियों में उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो और उनकी मैन पावर रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दैट इज़ रिलेटेड टू द सीज़नल वेरिएशन। इसके बारे में सीज़नल वेरिएशन के बारे में भी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, ही विल हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली कि इन अ पर्टिकुलर सीज़न आपकी डिमांड क्या होगी और सप्लाई किस तरीके से होगी। और अकॉर्डिंगली अगर वो सीज़न आउट सीज़न होगा तो आपको ज़ाहिर है कम रिक्वायरमेंट होगी ह्यूमन रिसोर्स की। Accordingly, you'll have to plan that. Then random variations. This is one occasion where there is no special pattern and it's quite difficult to predict or determine. Random variation का मतलब होता है कोई भी variation किसी भी वजह से आ सकती है। For example, ये COVID की example हमारे सामने है, that is completely unpredictable sort of variation that affect all over the all industry over all over the world. उसमें कि कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था, तो ये एक स्पेशल पैटर्न आता है जो किसी भी वजह से हो सकता है और जो रैंडमली अकर होता है और जिसकी आपकी प्लानिंग नहीं होती फ्यूचर में, क्योंकि आपकी प्रिडिक्शन नहीं हो सकती इन चीज़ों की। उसमें फिर आपने देखना है कि किस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। और अच्छी कंपनीज़ जो होती हैं, इस किस्म की सिचुएशंस के लिए भी जो है वो कुछ प्लान कर लेती हैं। लाइक अब जिस तरीके से अभी हम सोच रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कि शायद सेकंड वेव आएगी, खुदा ना खास्ता इसकी कोरोना की। तो जो अच्छी कंपनीज़ होती है ना, अभी से प्लान कर रही हैं कि हमारा क्या प्लानिंग होगी अगर खुदा ना खास्ता ये कोई अकरेंस होती है इसकी और सिचुएशन वर्स्ट होती है।
तो अच्छी कंपनी सारे सिनारियों को देख के अपनी फ्यूचर की जो है रिक्वायरमेंट्स को देख लेती हैं। The important elements in the project human resource planning, organization goals, every जो हमारा plan है that should be linked with human resource goals. The human resource planning process should be tied up with the project strategic goals. Then human resource forecast process is the forecasting of the human resource needs based on the business strategies, production plans, various indicators of change in the technology and the organization's operating methods. Now ये जो forecasting होती है human resource demand की, that should be linked with the many things like business strategies, production आपकी क्या होगी, production plan should be ultimately linked with the human resource plan. Similarly आपकी technology जो है, sometimes technology को हम इसी कैसे भी डिस्कस करते हैं कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट आ रही है तो जो मेन पावर की रिक्वायरमेंट है वो कम से कम होती जा रही है. So how your organization or the human resource manager will handle these sort of things. ठीक है. Similarly, the organizations जो operational methods हैं उसके लिए that should also be linked with the human resource plans. Then imply information processes maintaining the accurate information regarding the composition, assignments, and the capabilities of the current workforce. Again, that is made possible through the human resource information systems. ये जो human resource information systems होते हैं, आपकी human resource से related every information is stored in these softwares. Manually हम काम बहुत कम कर रहे होते हैं, ठीक है. लेकिन ये आपके जो सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, जो आपके काम एक क्लिक पे काम होता है. आपने फौरन किसकी असाइनमेंट को देखना है कि सिमिलर असाइनमेंट किस किस के पास है, एक क्लिक दबाएंगे तो आपके पास पूरा जो सिनेरियो सामने आ जाता है. तो रोल ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इज वेरी मच देयर with respect to the human resource planning as well. Human resource availability projections processes estimating the number of current employees and those that could be available in the future. Yeah, again, that is again the human resource demands. Analyzing and evaluating the human resource gaps. Process is comparing what is needed when what is available in terms of number, mix, skills, technologies. यानी आपको क्या क्या स्किल चाहिए for the particular projects. Similarly, technology किस किस्म की requirement है और आपको human resource कौन सी requirement है जो इस किस्म की technology को operate भी करे. All these things are important in evaluating the human resource. Is it clear, class? The question? Any question? Hassan, clear हो रही चीजें? No sir. Okay. सर जी सर एक चीज मेरे सर माइंड में आ रही है सर. जी मतलब कि वो अभी सर वो क्वेश्चन वो मेरे अभी पिछले वीक एक रिपोर्ट बना रहा था सर मैं. जी तो वो मतलब हुआ ये कि वो WHO का प्रोजेक्ट था सर. उसकी रिपोर्ट बना रहा था. हमने रिपोर्ट बनाकर वहां पे सबमिट की है. तो मतलब कि उनकी रिक्वायरमेंट जो थी वो नहीं थी जो हमने उन्हें बना कर दी है रिपोर्ट. उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और थी. मतलब ये तो कम्युनिकेशन में आएगा ना सर. ओके. यस, अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स आप लोगों ने परसीव नहीं की कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, तो दैट की जी सर. रिलेटेड जी कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है. उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके नहीं की मैनेजर ने, दैट कैन बी आल्सो रिलेटेड टू दैट. जी सर. दैट इज द बेसिक थिंग. तो ये क्लियर हो गया सर. ओके. Okay, human resource information system जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे. Human resource information system an organized approach to obtaining relevant and timely information in which to base the human resource decision. तो ये आपकी एक organized and systematic approach होती है जो organization use करती हैं. There are the different modules available in the different softwares. इसका SAP का मॉड्यूल आपने शायद नाम सुना होगा. SAP में different human resource modules होते हैं. वो आपके यूज होते हैं फॉर ऑल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस. सिमिलरली ओरेकल में भी आई थिंक ह्यूमन रिसोर्स का अलग से मॉड्यूल होता है. इसके अलावा देयर आर मेनी अदर सॉफ्टवेयर्स रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन रिसोर्सेज.
So an effective human resource information system is crucial to sound human resource decision making. ये बहुत ज़्यादा जिसका हमने डिस्कस अभी किया था कि जो सॉफ्टवेयर का जो रोल है that has been enhanced in the last decade, or that is most important in the decision making as far as the human resources are concerned. It is designed to provide the information that is smart, it is specific, measurable, achievable, realistic information, timely information that is again possible through the human resource information systems. तो ये जो enterprise resource planning है उसमें भी और human resource information systems का जो role है that has been enhanced. Systematic information must be systematically arranged and contain the needed data. अब ये ह्यूमन रिसोर्स जो आपका डेटाबेस है आपका जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो उसके बिहाइंड पे आपका वेयर हाउस होता है, आपका डेटाबेस होता है, उसमें आप सिस्टमेटिकली अपने डाटा को अरेंज करते हैं एंड दैट शुड बी इक्विप्ड विद ऑल नीडेड डाटा. जब आपका वेयर हाउस अच्छा होगा, डेटाबेस अच्छा होगा, उसकी बेस पे फिर हम उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशंस, to explore the different informations, and accordingly that will also guide you to take the particular decisions. It should be management oriented. The data and the information are essential tools for effective manpower planning, retention, development and separation of the employees. Okay, again ये जो information systems हैं, human resource information systems, that should be management oriented. यानी जो management की requirements है that should be filled with these human resource information systems. और ये आपको हेल्प करते हैं फॉर ऑल द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स. इसमें आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी है, इसमें आपकी रिटेंशन है, व्हाट आर द डिफरेंट एम्प्लॉयज व्हिच आर टू बी रिटेन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, किन एम्प्लॉयज को हमने सेपरेट करना है, उनको रिटायर करना है, किन एम्प्लॉयज की हमने प्रमोशन करनी है. सो ऑल दिस शुड बी मैनेजमेंट ओरिएंटेड. यानी जो मैनेजमेंट की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं that should be fulfilled with that human resource information system. अगर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही उस इंफॉर्मेशन सिस्टम में तो उसके लिए अगेन that will not be the good information system. Then applicability is again an important issue. The data and the information stored in the file must be applicable in meeting human resource decisions. Irrelevant data must be discarded. warehouse जो huge warehouse होता है उसमें all the जो necessary information is being stored. अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी तो आपका वो जो लोड है उस पे सॉफ्टवेयर पे भी बढ़ेगा. तो वो कहता है कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट शुड बी ऑलवेज बी देयर इन दीज डेटाबेसेस. रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए कि आपको अगर जो रिपोर्ट्स हैं वो टाइमली आपको मिलनी चाहिए और रिपोर्ट्स जनरेशन जो है वो दैट शुड बी देयर इन अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम. द रिजल्ट्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड द डिसीजंस डिराइव्ड देयर एट must be acceptable to the management and the employees concerned. यानी वो जो रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं that should be acceptable to the management. टाइम बाउंड होनी चाहिए. यानी अगर आपको क्वार्टरली रिपोर्ट्स चाहिए ह्यूमन रिसोर्स की, हमें ईयरली रिपोर्ट चाहिए होती है कि कितने अरसे के बाद किसी को प्रमोट करना है, किसकी रिटायरमेंट हो रही है, ठीक है. ऑल दीज शुड बी मैनेज थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. तो टाइम बाउंड यानी रेलिवेंट सोर्स इंफॉर्मेशन आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग. The need for the timely decisions are crucial to the effective management of human resource, and that is made possible if your human resource information system is, is professionally, equipped with all these sort of data. Routine reports. These are the human resource data summarized on a scheduled basis, like current manpower status, regular employees, contractual employees, supervisors, managerial employees of a regular employee. यानी वो चीजें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो आपको डेली के बेसिस पे, वीकली बेसिस पे ऑन द रूटीन चाहिए होती हैं. दैट कैन बी सेड एज द रूटीन रिपोर्ट्स. तो ये आपका ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन जो है that should produce and forecast all of these routine reports which are related to the business operations. Then कुछ exceptional reports होती हैं जो आपको स्पेशली चाहिए होती हैं. This information may contain confidential data that are available only for the managerial decision making and needs immediate attention. इसमें ultimately उसी human resource information system में controls लगे होते हैं. यानी अगर कोई confidential information है तो जाहिर है वो सबको उसको access नहीं देते, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ही उसको restrict कर देते हैं. Or you can route the different sort of information which is required to the different persons for the decision making, and
अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर अदर देन रूटीन रिपोर्ट्स आपको चाहिए हो तो वो दैट शुड ये फैसिलिटी जो है दैट शुड आल्सो बी देयर इन द ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन्हें अगर कोई स्पेशल आपकी प्रोजेक्ट की सर रिक्वायरमेंट जी जी सर जैसे मतलब अटेंडेंस होती है किसी जी भी कंपनी में होती है तो वो भी सम काइंड ऑफ रिपोर्ट ही हो जाती है ना सर। बिल्कुल तो रिपोर्ट होती ये है। सर कौन सी होगी, रूटीन रिपोर्ट होगी या ये आपकी मैनेजमेंट, रूटीन रिपोर्ट होगी। ये एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट होगी? ये रूटीन रिपोर्ट होगी क्योंकि डेली के डेली आपको बात बचाई होती है ना अटेंडेंस। अब अटेंडेंस को अगर देखें पहले ज़माने में ये होता था कि अटेंडेंस आपकी लगती थी, रजिस्टर रखे होते थे, उसमें बाकायदा साइन होते थे। लेकिन आजकल अब वो बायोमेट्रिक सिस्टम आता है, जस्ट अब जी आप सर। अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं, कार्ड को पंच करते हैं तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है, उसमें टाइम आ जाता है, आपके लीव का टाइम आ जाता है, ठीक है। तो दैट इज ह्यूमन बिल्कुल। इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें दैट इज द जी, पार्ट। चेक इन होता है, चेक चेक इन आउट होता होता है, चेक आउट होता है, आपने उसकी लीव्स देखनी तो है, उसकी बाकी चीज़ें देखनी है, तो ऑल दैट इज ऑन द सिंगल क्लिक। यही तो फ़ायदा है इसका ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का। लेकिन डॉक्टर साहब, जी जी एक तो हुए ना रूटीन रिपोर्ट्स, जी जो एक्सेप्शन रिपोर्ट्स हैं ना, मतलब जी जी मेरे जैसा गैर जिम्मेदार बंदा गैर हाजिरियाँ करता है, जी तो बिल्कुल एक्सेप्शन रिपोर्ट में मेरे नाम के साथ ये ज़रूर ठप्पा लग जाएगा कि ये गैर जिम्मेदार है, इर्रेगुलर है, टाइम पे नहीं आता। तो इस तरह की बातें एक्सेप्शन रिपोर्ट में वो चीज़ें लिखी जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो इसमें देखें एक और भी मैं अक्सर अपनी क्लासेस में भी डिस्कस करता हूँ, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड में आगे जाके भी बताऊंगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। मतलब क्वांटिटेटिव, अब ये एक क्वांटिटेटिव चीज़ है कि जब आप थंब इम्प्रेशन देते हैं अटेंडेंस का तो आपकी वो एकदम ही, अगर आपने 8:10 पे और 4 सेकंड पे वो किया तो एग्जैक्ट रिपोर्ट आ जाएगी कि इस टाइम पे आप एंटर हुए हैं, इजंट इट? ऐसे ही होता है ना। यस। इसी तरीके से जब आपने यस सर। जाना होता है तो एग्जैक्ट आ जाएगा 4:05 पे और 2-3 सेकंड के बाद आप निकले, एग्जैक्ट रिपोर्ट आ जाएगी। तो दिस इज यानी क्वांटिफाई कर दिया हमने चीज़ों को। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्वांटिटेटिव। ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हुँ, अगर आप सिर्फ अटेंडेंस की बेस पे वो करेंगे, आप पूरी अटेंडेंस निकाल लें तो दैट इज अगेन आपको ये तो पता चल जाएगा वो टाइम पे आ रहा है, टाइम पे जा रहा है, लेकिन दरमियान में क्या कर रहा है वो, ये आपको नहीं पता चलेगा। इसमें मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब शुरू-शुरू में ये बायोमेट्रिक लगा, बड़े अलर्ट हो गए लोग कि जल्दी आना शुरू हो गया, बड़ा फ़ायदा भी नज़र आ रहा था। लेकिन कुछ अरसे के बाद उन हमारे लोग जो होते हैं वो भी जीनियस होते हैं ना, चीज़ें कुछ ना कुछ निकालते हैं। वो क्या करते थे, सुबह-सुबह आते थे, 8 बजे का टाइम है, 2 मिनट पहले पंच कर देते थे, ठीक है? उसके बाद नाश्ता-वाश्ता करने के लिए मार्केट के चक्कर-शक्कर लगाए, फिर कोई इधर-उधर के काम किए, फिर छुट्टी का टाइम आके दोबारा उसको पंच कर दिए। अब मैनेजर जब रिपोर्ट देखेगा वो तो कहेगा यार ये तो बड़ा बिल्कुल। पंक्चुअल आदमी है, टाइम पे आया और टाइम पे गया, लेकिन उसको नहीं पता कि दरमियान में क्या चीज़ें हो रही हैं, कितना काम कर रहा है। इज़न्ट इट? ऐसा होता है ना? तो ये आपकी क्वालिटेटिव चीज़ें भी होती हैं कुछ इसमें। अब बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है। क्वालिटेटिव चीज़ें भी होती हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं मैनेजर्स के लिए कि वो क्वांटिटी को क्वांटिफाई भी करे चीज़ों को, बड़ी इंपॉर्टेंस है उसकी, लेकिन साथ-साथ क्वालिटेटिव भी देखें कि क्या चीज़ें हैं। ये आगे जाके मैं आपको फर्दर एग्ज़ाम्पल दूँगा। मैं अक्सर जब मैनेजमेंट के डिफरेंट लेक्चर्स लेता हूँ तो ये चीज़ें बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने निज़ाम भी देखें कि अल्लाह ताला के जो निज़ाम है उसमें भी क्वांटिफिकेशन भी है और उसमें क्वालिटेटिव भी चीज़ें हैं। लाइक अक्सर मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अल्लाह ताला ने तो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं कि आपने पाँचों नमाज़ें पढ़नी हैं। अब ये क्वांटिटेटिव चीज़ है जो काउंट हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ये भी कहता है कि आपने जब नमाज़ पढ़ेंगे तो हर एक को एक जैसा सवाब नहीं मिलेगा, ठीक है? उसका सवाब बेशक आप टाइम पे पढ़ रहे हैं लेकिन हर एक को डिफरेंट सवाब मिलेगा। उसमें वो अल्लाह ताला ये भी देखेगा कि आप क्वालिटी कितनी है, उसमें तकवा कितना है, कितनी आप अटेंशन के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं। इज़न्ट इट? ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल सर, वो ये देखिए यस, यस। नेचुरल जो हमारा निज़ाम है अमाल का दारोमदार नियत पर है। नियतों पर है। तो मैं जो समझाना चाह रहा था कि दोनों चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। ये क्वालिटेटिव जो मेथड्स होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। दोनों चीज़ों को साथ-साथ लेके जाते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स की अलग इम्पोर्टेंस होती है, क्वालिटेटिव मेथड की अलग इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन एज़ अ मैनेजर आप लोगों को ये दोनों चीज़ें साथ-साथ लेकर चलनी होती हैं।
इसको हम डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे जब ये दोनों मेथड्स को हम डिटेल विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। वैसे डॉक्टर साहब एक चीज गॉट इट और सर। मैंने देखी है मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर में, जी जी खास तौर पे हाजिरी की इतनी अहमियत नहीं होती जितना कि वेल इन टाइम उनका और क्वालिटी का प्रोजेक्ट हैंड ओवर करना, तो उसकी अहमियत बनती है, उसकी रेपुटेशन बन जाती है। ये बंदा दिन रात मेहनत करता है और ये जो वेल इन टाइम ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर करता है, तो ओके ये चाहे लेट देर से आए जल्दी है इसको ना पूछो, अच्छा एग्जैक्टली ये आप बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, इसको भी क्वालिटेटिव हमें में बस बात आ जाती ह्यूमन रिसोर्स में इसको भी हम डिस्कस करेंगे और डेट इज रिलेटेड टू दी ऑटोनॉमी। अब आपको मैं बताऊं कि अभी चले अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया है अक्सर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीनेशनल में कि आपने वो कहते नहीं 8 बजे आना है और 4 बजे जाना है, अभी तक जो हमारी रूटीन है वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया हुआ है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि आपने हमें ये आपके टारगेट्स बिल्कुल सर। अपने टारगेट्स हमें अचीव करके देने हैं, आपकी मर्जी है जब मर्जी आए ना आए, लेकिन दैट टारगेट शुड बी अचीव्ड। उसके फायदा भी है, उसका फायदा ये है कि एक ऑटोनॉमी मिल जाती है, रिलैक्स होकर काम भी करता है, मेहनत भी करता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अभी तक हमारे वही ब्यूरोक्रेटिक किस्म के प्रोसीजर चल रहे हैं, तो दैट इज देयर। लेकिन अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिए फ्लेक्सी टाइम का अब आज का तो खैर कोविड की वजह से हो रहा है, अब वो कहते हैं कि जी आपको सर। की भी जरूरत नहीं है, आप बेशक घर बैठे फ्लेक्सी काम करें, टाइम, हमारी फ्लेक्सी रिक्वायरमेंट टाइम। पूरी करें। बिल्कुल सर, वो मतलब आजकल कुछ फर्म इस तरह से भी करती हैं कि उन्होंने एक टाइम फिक्स किया हुआ होता है। वो आपकी मर्ज़ी है कि मतलब आपने अपना टाइम पूरा करना होता है कि सुबह 9 से 5 है तो मतलब कि जितने भी हॉर्स बनते हैं तो वो आप बेशक 10 बजे आएँ, तो आपको मतलब कि वो पूरा टाइम पूरा करना है और फिर आपने चले जाना है। नो एग्जैक्टली दैट ये हमने लास्ट टाइम में देखो तो प्रोडक्ट का वो किया था ना क्वेश्चन, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट दिया हुआ था कि उन्होंने फ्लेक्सिबल कर दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कि आपने 8 घंटे काम करना है, जिस वक्त मर्जी आए बस आपने 8 घंटे। अब इससे भी थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिल जाती है कि अगर सुबह को उसको काम है अपने काम शाम करके चले जाए ना सर इसके। जी जी इससे भी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई। जी वो क्या है। ये मतलब ये है कि टाइम बाइंडिंग से ज़्यादा जो है ना, वो जो टास्क दिया जाता है उसको टाइम फ्रेम से पहले ऑफिसर देता है या मैनेजर देता है या उसमें डिले करता है तो फिर उसकी पूछ-पूछ होती है। और अदरवाइज़ वो वेल इन टाइम अगर देता है तो उसको प्रोग्रेसिव गिना जाता है। दूसरा ये पीस वर्क इंट्रोड्यूस हुआ था किसी ज़माने में, कि अगर किसी एक बंदा 8 घंटे में 100 नट बनाता है, तो बाद में हुआ है कि चलो ये 6 घंटे में 100 नट बना दे, तो बाकी जो 2 घंटे उसमें ज़्यादा बना लेगा, उसी क्वालिटी के बना लेगा तो उसकी उसकी तनख्वाह में इज़ाफ़ा कर दिया जाएगा। इस जी तरह जी करके ना वर्कर्स को इंसेंटिव दिए गए हैं मुख्तलिफ अदवार में, तो ये सारे एचआर से ही रिलेटेड है जी, ये बिल्कुल और इसको हम डिटेल डेवलपमेंट में डिस्कस भी से करेंगे कि जो तो कंपनसेट करने के कॉम्पिटिशन में। डिफरेंट मेथड्स होते हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन पीस वर्क की बेस पे करती हैं अगर उनका प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे मेथड यूज कर सकती हैं इन ऑर्डर टू कंपनसेट देयर एम्प्लॉइज। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यू आर वेरी राइट कि अब वो जो है ना हम फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं। वो अल्टीमेट उनका पर्पस ये होता है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए, वो किसी के से अचीव हो रहे हैं, वो ज़्यादा ऑटोनॉमी जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ को दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को ऑटोनॉमी देते हैं कि आप अपनी मर्जी से काम करें, लेकिन हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट शुड बी अचीव्ड। ओके, कुछ रिपोर्ट्स का हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ रेगुलर रिपोर्ट्स थी, सेक्शनल रिपोर्ट्स थी, राइट। ऑन रिपोर्ट्स। दिस मे पर्टेन टू द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड एंड अदर इंफॉर्मेशन दैट मे लीड टू डाउनसाइजिंग एंड अदर पर्सनल एक्शन। इसमें अक्सर ऑन डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल आपका अगर क्राइसिस जा रहा है और आपकी इंफॉर्मेशन आती है आपकी जो टॉप मैनेजमेंट से कि वी वांट द डाउनसाइजिंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप वो डेटाबेस से ही पूरी निकालेंगे कि किन की, ज़ाहिर है उन लोगों को चूज करेंगे जिनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, जो रेलेवेंट काम नहीं कर रहे, या जो whose performance is not directly linked with the organizational objectives, उनको डाउनसाइज करेंगे। तो अल्टीमेटली ये रिपोर्ट्स बनाने में भी आपके ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो बहुत अहम रोल होता है। इसी तरीके से प्रोडक्शन इंडेक्स, आप प्रोडक्टिविटी इंडेक्स बना लेते हैं। आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम जो क्लासेस में कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, वी कैन कैलकुलेट द प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ये उन्होंने इसको क्वांटिफाई किया हुआ है, हर एक की प्रोडक्टिविटी इंडेक्स बने हुए हैं।
कोई ऐसा डाउनसाइजिंग करना है तो वो जो जिनकी प्रोडक्टिविटी इंडेक्स सबसे लो होगी उनको वो फारिग कर देंगे कि आपकी, और वो एक रैशनल डिसीजन मेकिंग भी होगी कि किसी बेसिस पे आप उनको डाउनसाइज कर रहे हैं, रैंडमली या वैसे डिसाइड नहीं कर रहे। तो ये जो ऑन डिमांड रिपोर्ट्स होती हैं, दैट शुड आल्सो बी, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ऑन डिमांड अगर इस किस्म की रिपोर्ट्स चाहिए तो वो भी वो दैट शुड बी एबल टू जनरेट दीज रिपोर्ट्स। Then manpower forecast, and it applies to the predictive models based on the specific situations. This may cover increase or decrease to the manpower requirements due to the seasonal demands or increase in customer orders. So again, manpower का भी हमने कहा कि cyclical variations भी हो सकती हैं, आपकी seasonal variations भी हो सकती हैं in the demand and supply of the employees. तो ये भी आपकी जो है forecasting जो है ये आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, और सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें पता चलता है कि हम किस तरीके से आपकी सीजनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी नेक्स्ट ईयर, और किस तरीके से किसी पर्टिकुलर पीरियड में आपकी मेन पावर रिक्वायरमेंट जो है कम हो जाएगी। इसी तरीके से प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, आपने देखा होगा कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और जब वो चल रहा होता है इन बिटवीन और बिल्कुल एंड हो रहा होता है, तो आपकी जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं होती थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, इजंट इट? ऐसा कभी भी नहीं होता कि इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट में भी आपको उतनी ही मेन पावर चाहिए जो प्रोजेक्ट के एंड में चाहिए या दरमियान में चाहिए। तो ये चीजें फोरकास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर्स कि आपको किस स्टेज पे बिल्कुल सर। कितने मेन पावर रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही होता है ना। करेक्ट। और अगर आप स्टार्ट कर यस रहे सर। हैं प्रोजेक्ट और उसी वक्त सारी मेन पावर को हायर कर लेंगे तो दैट विल बी इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल। और अगर आप यस। यही फोरकास्ट करेंगे कि किस स्टेज पे आपको कितनी मेन पावर चाहिए, तो आपकी ये जो कॉस्ट का फंक्शन है दैट कैन बी ऑप्टिमाइज्ड। और ये ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है दैट हेल्प्स इन ऑल ऑफ दीस सॉर्ट ऑफ फोरकास्टिंग्स। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ऑफ एचआरएम, ये जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें आपकी स्टाफिंग एप्लीकेशंस होती हैं। कॉमन एप्लीकेशंस यूज्ड इन द एरिया ऑफ स्टाफिंग इंक्लूड एप्लीकेंट रिक्रूटमेंट एंड ट्रैकिंग। अब आपको मैं एग्जांपल एक दूं, अभी भी आप किसी पब्लिक सेक्टर में चले जाएं ऑर्गेनाइजेशन में, और जब कोई ऐड आता है ना, तो क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, आपको एक एक साल लग जाता है उनकी रिक्रूटमेंट करने में। ठीक है, कैन यू बिलीव इट? बाद में पोस्ट एक दो ही होती हैं, 4 महीने तो उनको लगते हैं यस कंप्यूटर सर। पे एंटर करने के लिए, डाटा ही एंटर करते रहते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, थाउजेंड्स ऑफ लोग अप्लाई करते हैं। 4-5 महीने तो उनको कंप्यूटर पे एक्सेल में एंटर करने के लिए लग जाते हैं, फिर उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए 2 महीने लग जाते हैं, फिर फाइनल इंटरव्यू, साल 2-2 साल लग जाते हैं। अब इसका अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गए हैं कि आपने देखा होगा कि ऑनलाइन ही आपको फॉर्म दे देती है ऑर्गेनाइजेशन कि आप अपना सीवी ऑनलाइन सबमिट करवा दें। जब आप सबमिट करवाते हैं फौरन ऑटोमेटिकली वो डेटाबेस में ऐड हो जाता है, कोई मेन पावर आपको नहीं चाहिए होती, और उसी डेटाबेस में फंक्शंस होते हैं, फौरन स्क्रीनिंग करके आ जाएगा कि इतने लोग जो है आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबल हैं, इतने लोग एलिजिबल नहीं हैं, और इमीडिएटली आपकी फोरकास्ट वो, यानी वो काम जो आपको 4-4, 5-5, 6-6 महीने में हो रहा है, वो आपका विद इन 1 डे, विद इन सेकेंड्स में ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है। इजंट इट? ऐसे ही होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंस है ह्यूमन यस रिसोर्स सर। इंफॉर्मेशन यस। सिस्टम। बिल्कुल ऐसे ही होता तो इसमें जो एप्लीकेंट रिक्रूटमेंट है और ट्रैकिंग हो जाती है, दैट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन जो स्टाफिंग में आता है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, आपने ये रिपोर्ट देखनी है कि फर्स्ट डिवीजन के कितने लोग हैं, आपने ये देखनी है जी एमएससी में जो किसने काइजर इंडस्ट्रीज किया वो लिस्ट मेरे सामने आ जाए, या किसने फास्ट से किया हुआ वो लिस्ट सामने आ जाए। तो अल्टीमेटली मैनुअली आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू एक क्लिक पे होंगी चीज़ें और आपके सामने आ जाएंगी। उसकी क्यूरीज क्योंकि लगी होती है उसमें। डेवलपिंग अ मास्टर एम्प्लॉय डेटाबेस, एक मास्टर एम्प्लॉय डेटाबेस होता है जिसमें आपकी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द दैट एम्प्लॉय इज बीइंग स्टोर्ड इन दैट डेटाबेस। स्टाफिंग एप्लीकेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग, फॉर डिफरेंट किस्म के सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑलरेडी उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में होती हैं व्हिच विल हेल्प यू टू टेक द इंपॉर्टेंट डिसीजंस। देन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इट इंक्लूड द फॉलोइंग एप्लीकेशन, प्रोफाइल एनालिसिस होता है। जी अक्सर सर। सर मैं कहना चाह रहा था कि इसके अलावा भी जो ख़ास तौर पे हमारे सिविल इंजीनियरिंग में जो चलता है ना, या कोई भी प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी प्रोजेक्ट, जी उसमें इंजीनियर्स की
कि रेपुटेशन जो होती है ना, उसकी बड़ी वर्थ होती है। मतलब एडवर्टाइज़मेंट की बजाय कि हम फ़र्ज़ करें कि 150 ओ 1500 मिलियन डॉलर का रुपयों का प्रोजेक्ट है, 1500 मिलियन अ, प्रोजेक्ट है। सही। उन्होंने जो क्रीम सेलेक्ट करनी होती है, उसमें देखते हैं कि रेपुटेशन किन-किन की, सारा डेटा उनके पास होता है मुख्तलिफ इंजीनियर्स का। तो उसमें से फिर वो ऑफ़र करते हैं कि जनाब आप, वो कहते हैं जी नहीं मैं बिज़ी हूँ फलाँ प्रोजेक्ट में हूँ। फिर सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। तो इस तरह जो है ना, क्योंकि अनाड़ी को प्रोजेक्ट नहीं हैंडओवर किया जा सकता है। चाहे वो किसी लेवल का उसकी बहुत, उसने गोल्ड मेडलिस्ट हो, जो कुछ भी हो, उसके जो है ना, जो उसने मेडल सजाए होते हैं ना प्रोजेक्ट कंप्लीशन के, और किस लेवल के प्रोजेक्ट्स उसने हैंडओवर किए हैं, कंप्लीट किए हैं, उसकी बहुत अहमियत है प्राइवेट सेक्टर में। हमारे यहाँ तो ऐसे है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें इन सब चीज़ों को भी जो है ये प्रोजेक्ट्स आप कैलकुलेट, फॉर एग्जांपल आपने आपके पास एप्लीकेशंस आ गई डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स की, तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने अच्छी अच्छी कंपनीज में काम किया हुआ है, अच्छे प्रोजेक्ट्स को हैंडल्स किया हुआ है। तो अगेन आपको सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा इन सॉर्टिंग आउट। वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो सॉर्ट डाउन करने में यस आपको सर, हेल्प दे देगा, यस सर, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर डिसीजन मेकिंग, ऑफ ताकि आप कोर्स, रेप्यूटेबल आपका एम्प्लॉय जो है आपको ज्वाइन करें। 100% यू आर राइट। बिल्कुल वर्कफोर्स प्रोफाइल एनालिसिस इसमें बिल्कुल, इम्पोर्टेंट। वर्कफोर्स जो लेबर सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस और वर्कफोर्स प्रोफाइल एनालिसिस रिव्यू, ये आपकी अगेन दैट इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और ये मतलब दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन वर्कफोर्स डायनामिक एनालिसिस, नंबर ऑफ न्यू हायर्स कितने हैं, ट्रांसफर्स कितने लोगों की करनी है या क्या है, प्रमोशंस किसी कैसे हो रही हैं, नंबर स्टिल नीडेड इन द फ्यूचर, and those employees who are available to fill up job opening in the future. So these are the different sort of functions which should be included in the human resource information systems. The human source planning for decision making. This application pertains to the information about employees who are about to retire. यानी अब आपने नहीं मैनुअली लिस्ट बनानी कि अगले साल कौन कौन से या इस साल कौन कौन से, आपने जस्ट एक क्लिक करना है, वो सॉफ्टवेयर आपको लिस्ट का प्रिंट आउट दे देगा कि ये लोग हैं जो रिटायर हो रहे हैं. Job classification of the employees for promotions and those departments that lack the basic skills for the job. So all these are the different modules which should be available in the HRIS systems. Then performance management applications, employee performance ratings आपको दे देते हैं, disciplinary actions किनके खिलाफ लेना है, work rule violations and the daily productivity index could now be stored in the computer database as basis for the management decisions. इस किस्म की अगर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हैं वो टाइमली स्टोर होती रहेंगी, तो दैट विल बी अल्टीमेटली हेल्पफुल फॉर द मैनेजर्स फॉर द इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग. राइट। कोई अभी तक कोई क्वेश्चन और किसी का? एहसन, अख्तर? नो सर। नो सर। ओके ओके, ये सेशन हमारा तकरीबन 4-5 मिनट पे एंड होगा, तो उसके बाद आप लोगों का जो है ना 8:15 पे स्टार्ट हो जाना है क्विज. तो आई थिंक हम इसको वाइंड अप करेंगे आज के लेक्चर को अभी 5 मिनट में, ताकि आप जी लोग सर। थोड़ा सा वो देखना है तो वो देख लें. टॉपिक्स मैंने आपको बताए हुए हैं, और कोशिश करें कि शुरू से ही क्विजेज असाइनमेंट्स को सही तरीके से करें ताकि आपके ग्रेड्स अच्छे आएँ उसमें. और दूसरी आप लोगों से मैं इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि हम कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम वो अपना रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको 1-2 घंटे के बीच करूँगा, फिर 1 घंटे का हम लाइव सेशन रखेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर सिर्फ हुआ करेंगे. अभी देखें 1-2 वो मंजूर आया था, उसका मुझे मैसेज आया कि शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम है. तो इंटरनेट की प्रॉब्लम्स होती है ना, तो वो क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और वो डिस्कशन भी कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर सकते. तो ये नेक्स्ट टाइम से इस तरीके से हम कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी वो स्लाइड्स मिलें, वॉइस वगैरह भी ठीक हो. और लेकिन एक आध सेशन ज़ाहिर हम लाजमी रखा करेंगे फॉर द क्वेरी, जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, जो और चीज़ें वो डिस्कस किया करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. ओके, आपका जो क्विज है दैट विल बी स्टार्ट एट ओके 8:15. सर। 45 मिनट्स के एक ये क्विज है, इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. तकरीबन 1.5 मिनट होगा आपके पास एक
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और रैंडम क्वेश्चंस होंगे तो बी वेरी केयरफुल। इसमें आप केयरफुल यूज करें। ओपन बुक है, अगर आप नोट्स वगैरह देखना चाह रहे हैं तो देख लें, हमारे जो लेक्चर्स हुए हैं, वीडियोस जो आपको भेजेंगे उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चंस होंगे। और कुछ नोट्स मैंने नहीं भेजे, वो आपको मैं नेक्स्ट टाइम पे कुछ 1-2 चैप्टर्स भी भेज दूंगा फर्दर, आज के लेक्चर से रिलेटेड स्पेशली, और पिछले लेक्चर्स के भी भेजूंगा। लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस ऑलरेडी की हुई हैं हमने क्लास में। ओके सर। Or anything else you want to, any comment or anything else you want to discuss? सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। तो ब्रेक के बाद हमारे आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं। तो ब्रेक के बाद आपने 8:15 पर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसको फिर आपने अटेम्प्ट करना है। ओके सर। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।